Yes, good morning, students. Most welcome today in my online class. Dear student, today I am going to start my the the chapter agriculture belong to unit second third. This chapter is very important to you. Every students has written the question answers and I explain in the school session time the full chapter. So today I'm going to start this chapter again, explain the question answer for revision. You will understand this question answer. Listen this video carefully. One who didn't write the question answers because some questions who's left, they couldn't write these question answers in the notebooks of SST. So please you can write also again and revise this chapter. So it is a very important chapter for this exam. My first question is, what is agriculture? It is very important question कि what is agriculture. सबसे पहले हमने जानना है कि एग्रीकल्चर होता क्या है, यानी जो चैप्टर है एग्रीकल्चर यानी कृषि. तो एग्रीकल्चर it is the primary activity of the human being from olden days. The agriculture give the support to the human being and a particular settlement in the particular place. Agriculture is the primary activity which include the growing of crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock. It is also known as farming. ठीक है. एग्रीकल्चर एक प्राथमिक प्रथम जो है एक्टिविटी या प्रथम क्रियाकलाप है मनुष्य का, जो और जिसके द्वारा मनुष्य जमीन को खोदकर, जोतकर विभिन्न प्रकार की फसलों का उत्पादन करता है, जिसमें फल, फूल, सब्जियां, इसके साथ साथ पशुपालन यानी रेयरिंग ऑफ लिवस्टॉक, पशुपालन और पशुओं को रीर करना, चराना, घुमाना, उनको पालन करना, इसको दूसरे शब्दों में एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी कहा जाता है. तो ये फार्मिंग जो है ये टोटल द एक्टिविटी, प्राइमरी एक्टिविटी, in other words we can say farming also. Name the factor
इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं, जो तत्व हैं, वो क्या क्या, कौन कौन से तत्व हैं जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं या डेवलप करते हैं या एग्रीकल्चर के विकास में सहायक हैं। तो सबसे पहले आता है कि द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। नंबर 1, फेवरेबल ट्रोपोग्राफी। ट्रोपोग्राफी, नेक्स्ट सॉइल एंड क्लाइमेट। फेवरेबल ट्रोपोग्राफी मीन्स वहां का मौसम, वहां की क्लाइमेटिक कंडीशन, जमीनी धरातल और मिट्टी तथा जलवायु। ये सारे फैक्टर अगर अवेलेबल हैं और ये सारे फैक्टर एक अच्छी क्वालिटी में विद्यमान है तो एग्रीकल्चर का विकास सही मात्रा में किया जा सकता है। यानी कृषि उत्पादन, फसलों का उत्पादन, फलों का उत्पादन, फूलों का उत्पादन एवं पशु चराग पालन या चरागाह का जो बढ़ावा है वो ठीक प्रकार से मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मीन्स the digging or plowing the soil by the help of different type of technical instrument by the people. What is the disadvantage? शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है और इसके डिसएडवांटेजेस नोट कीजिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन और SS and one cultivation is a type of farming activity which involve cleaning a plot of land by the filling series trees, warning the fields trees, mixing the ashes with the soil and then growing crops like maize, yam। याम एक प्रकार का जो एक वेजिटेबल होता है जिसको रतालू कहा जाता है, लाइक पोटैटो। ये भी पोटैटो की तरह होता है लेकिन पोटैटो से काफी बड़ा होता है। एंड कसाबा, ये अफ्रीका का एक विशेष प्रकार की फसल होती है। ये क्रॉप है जो शकरकंदी की तरह है, जिसका रूट्स को निकाला जाता है और ये रूट्स ड्राई करके, इनको वॉश करने के बाद इसको ड्राई करके क्लीन करके इसका फ्लोर तैयार होता है जिसको कसावा फ्लोर कहा जाता है, जिसका यहाँ पर आटा या फ्लोर के रूप में और रोटी के रूप में या ब्रेड के रूप में इसको यूज करते हैं। आफ्टर द सोइल loses its fertilities and that the abandoned and the cultivators move on to the new plot. This type of farming of the following disadvantage. Number 1, deforestation. After some time the land loses its fertility.
soil erosion, small patches of the cultivation, which is the influence insufficient for the feeding a large population. चले तो सबसे पहले अब इसका हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स ट्रांसफर कल्टीवेशन होता है। शिफ्ट माने वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यानी किसी जगह पर परमानेंट एग्रीकल्चर ना करना। यानी ये एक ऐसा कल्टीवेशन होता है जो कोई अपना ओन फील्ड ना होता है, ना होकर किसी गवर्नमेंट एरिया में या किसी जंगली एरिया में जंगलों को काटकर, वृक्षों को काटकर, आग लगाकर वहीं पर उसको सुखाकर उसमें आग लगा दी जाती है और उसकी जो राख होती है उसी मिट्टी में मिलाकर उसको फर्टाइलिटीज उसमें डेवलप करके वहां पर कुछ विशेष प्रकार की फार्मिंग की जाती है। जो पेड़ पौधों को, जंगली एरिया के कुछ पेड़ पौधों को काटकर, पेड़ों को काटकर उसको फॉलिंग करके, उसको ट्रीज को फॉलिंग डाउन करने के बाद आफ्टर वार्निंग द एश आल्सो इंक्लूड इन द सॉइल आफ्टर प्लोइंग दिस एशेस, यानी राख इस मिट्टी में मिलाने के बाद इसमें विभिन्न प्रकार की फसलों का ग्रो अप किया जाता है, जिसमें मक्का, याम, पोटैटोज एंड कसावा। ये मोस्टली अमेरिका के कुछ प्रेरी क्षेत्रों में, अफ्रीका के जो साउथ अफ्रीका में कुछ एरिया में इसको बहुतायत मात्रा में या स्पेस में इसको किया जाता है। जब ये मिट्टी की यहाँ पर जो फर्टिलिटीज यानी उर्वरा शक्ति यानी जो पावर होती है मिट्टी की, जब खत्म हो जाती है तो इस एग्रीकल्चर को दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट कर दिया जाता है। फिर वहां पर एक दो साल एग्रीकल्चर होता है, जब तक वहां की मिट्टी में फर्टिलिटीज पावर विद्यमान होती है, अवेलेबल होती है, तब तक वहां पर ये कृषि लगातार करते हैं। और इसके बाद फिर जो है वहां उसको ट्रांसफर करके दूसरी जगह उसको फिर यही प्रक्रिया लगाते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उनको आग लगाते हैं, जलाते हैं और जलाने के बाद जो भी उनकी राख होती है वो जो है उस प्लॉट में यानी फील्ड में उसको इंक्लूड कर देते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं। आफ्टर देन ग्रो द डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स। अब सिस्टम ये कहता है कि इसका डिसएडवांटेज क्या है, इसके दोष क्या हैं, इसमें इससे घाटा क्या है, नुकसान क्या होता है। इससे बहुत से नुकसान होते हैं। इस सेप्टिक कल्टीवेशन से जो नुकसान है, फायदे तो नहीं है, फायदे तो केवल उन लोगों को हैं, केवल जो लोग उत्पादन करते हैं और कृषि का उत्पादन से ही उसको जो भी मिलता है वो फायदे हैं, लेकिन इसमें नुकसान ओवरऑल है। तो इसके डिसएडवांटेज हैं, नंबर 1 डिफोरेस्टेशन होता है, नंबर 1 वन कटाव। इस कृषि उत्पादन से, इस फार्मिंग एक्टिविटी से जंगलों का कटाव भारी मात्रा में होता है, यानी पूरी तौर से जो पर्यावरण कंटिन्यू नष्ट होता रहता है। जो हमारा पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो डिस्ट्रॉय होता है कंटिन्यू। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जंगल नहीं होंगे तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा पर्यावरण है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, यानी रुइन होगा, बर्बाद होता है और इससे नुकसान होगा आम जो है ओवरऑल लिविंग थिंग्स पर इसका साइड इफेक्ट पड़ता है। तो एक तो सबसे पहला है डिफोरेस्टेशन, यानी वन कटाव बहुत तेजी से होता है। दूसरा है आफ्टर सम टाइम द लैंड लॉसेस इट्स फर्टिलिटीज। और कभी कभी क्या होता है कि वहां की जो जमीन है वो बिल्कुल बंजर हो जाती है और वहां पर बंजर होने के बाद फिर वो जमीन में कभी भी कोई भी फसल या जंगल में किसी भी प्रकार का कोई भी पेड़ नहीं उगता है, क्योंकि लगातार वहां उस एरिया में आग लगा दी जाती है, जिससे कि वहां की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती है और वहां पर जो भी अंदर का जो रंध्रावकाश होता है, सॉइल में, मिट्टी में जो पावर होती है वो नष्ट हो जाती है। तीसरा, थर्ड जो डिसएडवांटेज सिस्टम एक पॉइंट है वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन का मतलब है भूमि का कटाव। जब पेड़ पौधे नहीं होंगे, जब पेड़ पौधे तेजी से कटते रहेंगे
तो वहां पर भूमि का कटाव हो जाएगा, क्योंकि जब समय समय पर पानी की बाढ़ ड्यू टू द फ्लड और बाय द रेन, द soil go to one place to another place by the help of water, air and animals. Next, small patches of cultivation which is the insufficient for feeding a large population. दूसरा है छोटे छोटे स्मॉल पैचेस, मीन्स छोटी छोटी क्यारियों वाले जो कल्टीवेशन है, जो हमारा कृषि है, कल्टीवेशन जो कृषि कार्य है छोटी छोटी क्यारियों में करने से वहां की बहुत बड़ी जनता के लिए सुटेबल नहीं है, जनता के लिए लाभ नहीं है, यानी प्रॉपर जन पॉपुलेशन के लिए वहां पर भोजन नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर? ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या होता है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर is a type of commercial farming where is a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana or cotton is grown. A large amount of about the capital is required in this type of farming. The produce is either processing on the farm itself in the nearby factories, and major plantations are found in the tropical regions of the world, like the rubber in Malaysia, coffee in Brazil, tea in India and Sri Lanka, etc. प्लांटेशन मीन्स होता है पौधों को लगाना, यानी जो पौधे होते हैं उनको एक विशेष दूरी पर या डिस्टेंस पर उनको लगाकर, यानी प्लांट करके जमीन में उसको एक विशेष अरेंजमेंट तरीके से उसको लगाना। उनकी जो सैपलिंग होती है उस सैपलिंग को एक प्रॉपर डिस्टेंस पर प्लांटेड करके उसको ग्रो किया जाता है, फार्मिंग किया जाता है। और मोस्टली ये फार्मिंग कमर्शियल बेस पर की जाती है, यानी जो कमर्शियल बेस मींस टू अर्न मनी, यानी जो हमारा वाणिज्य बे पर की जाती है। फॉर ट्रेडिंग बेस एग्रीकल्चर होता है जिसमें मोस्टली जो है टी यानी कहवा, चाय, गन्ना, कैशू मीन्स जो हमारा पिस्ता, रबर, केला और कपास, इन फसलों का जो प्लांटेशन करके कमर्शियल या इकोनॉमिक कंडीशन देश की बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि ये सोइंग बे पर नहीं एग्रीकल्चर नहीं की जा सकती। इनको अगर हम कहें कि हम इनका बीज बो दें या इनको सोइंग बे से हम एग्रीकल्चर करें तो ये इम्पॉसिबल है। और इनकी जो खेती होती है वो लार्ज अमाउंट एरिया पर होती है, बड़े क्षेत्रों में की जाती है। दूसरी बात, इसको उत्पादन करने के लिए हमको यानी किसान को एक अच्छी पूंजी की भी रिक्वायरमेंट होती है, यानी पैसे की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि विदाउट गुड कैपिटल नोबडी कैन ग्रो एंड प्लांटेड दीज प्लांट्स इन ऑफ द एग्रीकल्चर, राइट। The produce is either processed on the farm itself or in the nearby factories. Major plantations are found in the tropical region of the world. The like rubber
इन मलेशिया, जैसे रबड़ का जो प्लांटेशन बहुतायत मात्रा में मलेशिया में किया जाता है। कॉफी इन ब्राजील, ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन किया जाता है यानी कहवा। और चाय, चाय के सबसे ज्यादा जो फेमस विश्व की जो टी है वो इंडिया की और श्रीलंका की मानी जाती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। दूसरा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम फाइबर क्रॉप एंड द नेम क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द देयर ग्रोथ। कुछ जो फाइबर क्रॉप्स होती हैं उनके नाम और उनका जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो किस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए जो कि फाइबर या रेशेदार फसलों का उत्पादन सही मात्रा में किया जा सके। फाइबर क्रॉप इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द ह्यूमन बींग्स बिकॉज we need different type of clothes, gunny bags and different type of other materials we are using in the daily life. This manufacture are made by these fiber crops. तो चलते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि जूट, कॉटन आर द नोन एज ए फाइबर क्रॉप्स, यानी जो जूट है और कपास ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर क्रॉप्स के नाम से जानी जाती हैं। और क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ। अब इसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का वहां पर टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर का क्या मतलब, और अगर वो टेम्परेचर ठीक नहीं है, वहां का क्लाइमेटिक वातावरण सुटेबल नहीं है, तो अनेबल टू ग्रो दिस टाइप ऑफ फाइबर क्रॉप्स इन द ईच एंड एवरी एरिया इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। सबसे पहले जूट क्या है, जूट अदर नेम्स वी कैन से द जूट इन गोल्डन फाइबर, दूसरे नाम से गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि विच फाइबर इज कॉल्ड द गोल्डन फाइबर, या व्हाट इज द गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्या है। कभी कभी क्वेश्चन आता है, हो सकता है कि ये भी क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर क्या है। तो दिस इज सिंपल आंसर, यू विल राइट इन योर नोटबुक या आंसर शीट की the jute it is called the golden fiber, right? And the temperature, high temperature more than 25 degree Celsius, heavy rainfall and humid climate। अब इसके लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है वो बहुत अधिक टेम्परेचर होना चाहिए, यानी सघन गर्मी पड़नी चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस यानी 25 सेंटीमीटर या जो है ये बहुत भारी, यानी डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर मोर देन 25 से ऊपर ही होना चाहिए। मतलब यहाँ का जो टेम्परेचर होना चाहिए, सबसे पहली बात वो कम से कम 25 से 30 तक का टेम्परेचर मानकर चलना चाहिए। सेकंड पॉइंट है हैवी रेनफॉल, वहां पर जो है बारिश जो है भारी बहुतायत मात्रा में बारिश होनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट क्या है होता है, क्योंकि जो ह्यूमिड जो क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो कैसी होनी चाहिए, वार्म होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी जो है यानी मॉइस्चर का एक क्लाइमेट होना चाहिए। नेक्स्ट कॉटन, हाई टेम्परेचर अराउंड द 30 और 40 सेल्सियस। द रेनफॉल एंड द मोस्ट importantly 210 frost free a days and bright sunshine. It means a lot of cloud free sunny days are the essential for the cotton growing. इसके साथ साथ ये कॉटन यानी जूट और कॉटन के उत्पादन के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लेकिन रेन जो हो थोड़ी सी लो रेनफॉल होना चाहिए। एंड द इमीडिएटली 120 फ्रॉस्ट फ्री डेज, लगभग 210 दिन कोहरा रहित, जो हमारे फूग फ्रोस्ट धुंध रहित डेज मिलने चाहिए। इसके लिए ब्राइट सनशाइन की जरूरत होती है। अगर
सूरज पूरी तौर से नहीं मिल रहा है या धुंध है तो कपास के उत्पादन में गिरावट आ सकती है। इट मीन्स ऑफ द लॉर्ड क्लाउड फ्री सनी डेज, मीन्स जो है कि बादल वाले डेज नहीं होने चाहिए, यानी बादल नहीं होना चाहिए, बारिश बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए, सूर्य पूरी तौर से इसको सूर्य का प्रकाश मिलना चाहिए, जिससे कि कॉटन बहुत ही अच्छी मात्रा में डेवलप की जा सकती है। नेक्स्ट आता है दीज आर टिक द करेक्ट आंसर है। सबसे पहले आता है हमारा हॉर्टिकल्चर। मैंने ये पहले ही आपको करा दिया कि हॉर्टिकल्चर, पिसिकल्चर, एग्रीकल्चर, कई प्रकार के जो 6 कल्चर होते हैं उनके नेम्स यू ऑलरेडी रिटन इन योर बुक। अभी ये सबसे पहले हॉर्टिकल्चर क्या होता है, इसका मीनिंग होता है ग्रोइंग द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जो फल और सब्जियों का जो उत्पादन कहलाता है वो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर नहीं कहा जाएगा, उसको केवल हॉर्टिकल्चर कहा जाएगा, यानी फल और सब्जी उत्पादन जो कल्टीवेशन है वो हॉर्टिकल्चर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर, आपको जूट पता है, लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉफी एंड लाइक ए ब्राजील। कुछ रीजन्स भी आपको लर्न करने हैं, जिसमें रीजन होंगे द इंडिया एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चंस आपको लर्न करना है, रिवाइज करना है, और इसके साथ ही सारा चैप्टर आप कर चुके हो। तो मोस्टली यू विल रिवाइज दिस चैप्टर अगेन एंड प्रिपेयर फॉर दिस कमिंग एग्जाम, विच एग्जाम इज यू स्टार्ट इन 3rd of February. So dear student, you will follow the rules and regulation of same offline exam. Nobody will try to do the cheating. मुझे मालूम है, विश्वास है कि कोई भी स्टूडेंट इसमें ईमानदारी से पेपर तो नहीं देगा, लेकिन बेटा कोशिश करना अपने को चेक करने के लिए कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो कहाँ पर है। राइट, थैंक यू।